तो व्यापम के अंदर दो प्रकार से इन्होंने घोटाले की, पीएमटी परीक्षा के अंदर और भर्ती परीक्षाओं में। तो जो पीएमटी परीक्षा हुई वो करीब 12 पीएमटी परीक्षा जिसमें घोटाले एसटीएफ ने दर्ज किए थे और उस पर से कुछ उन्होंने सीबीआई को ट्रांसफर किए, और 18 भर्ती परीक्षा जैसे रिक्रूटमेंट के लिए होती है, दुग्ध संघ की परीक्षा है, पुलिस कांस्टेबल की है, वन रक्षक की है, संविदा वर्ग 3 की, 1 की, 2 की, ऐसे इस तरह से 18 भर्ती परीक्षा में उन्होंने घोटाले किए। और सब मिला के 40 परीक्षाएं उनके इसमें दर्ज हुई विभिन्न प्रकार की, जो इन्होंने की 2007 से लेकर 2013 के बीच की दर्ज की। और उसके बाद में जब उन्होंने 2013 के अंदर मूल प्रकरण आया राजेंद्र नगर थाने का, जिसका भी आपने जिक्र किया, और ये प्रकरण 7 जुलाई को हुआ था, उसमें जब एक बड़े लेवल पे जांच हुई और कुछ सीडी पकड़ाई गई, तो उससे ये सारे पिछले 30-40 घोटाले निकल कर आए। ये अलग बात है कि बाद सीडी को डिसमेंटल करके कुछ नामों को बचाने का प्रयास किया और वो कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। इसके बाद में 2013 की परीक्षा के बाद में जब 2012 के, 2011 के पीएमटी के और डीमेट की परीक्षा के और सारी भर्ती परीक्षा जिनका मैंने जिक्र किया, ऐसे 18 भर्ती परीक्षाओं की जांच सीडी के अंदर दस्तावेज पकड़े। तो सीडी में जो ये दस्तावेज ज्योति महिंद्रा किसने पकड़ा है, उसमें ये उसने क्लियर लिखा था कि मुझे फला फला आदमी ने इतने पैसे दिए, मैंने इतने पैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किए और ये पैसे मुझे इस व्यक्ति को सेट कराने के लिए दिए गए हैं। तो उन सबको आरोपी बनाया जी। फिर उसके बाद में जगदीश सागर की यहाँ दस्तावेज पकड़ा है, डायरी जिसे बोलते हैं जगदीश सागर की। तो जगदीश सागर की डायरी के अंदर नाम मिले कि मैंने इन लोगों का नाम, उसमें एक प्रकरण की जो प्रक्रिया है 2 प्रकार से पीएमटी घोटाले में और इस भर्ती परीक्षा में किए। एक तो इनपर्सोनेशन मैंने प्ररूप धारण, एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को उठा देना। जैसे मैं परीक्षा दे रहा हूं तो मेरी जगह फॉर्म मेरा लगा, नाम मेरा लगा, फोटो मेरा लगा, लेकिन मेरी जगह दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में बिठा दिया, इनपर्सोनेशन के और बैठ गया। दूसरे प्रकार के प्रकरण जगदीश सागर की डायरी में पकड़ क्या है, वह थे रोल नंबर सेटिंग के। और रोल नंबर सेटिंग में यहाँ पे और व्यापम के अधिकारी, इसमें सबको उन्होंने पार्टी बनाया है कि व्यापम के डायरेक्टर, एग्जाम कंट्रोलर और कंप्यूटर ऑपरेटर नितिन महिंद्रा, चंद्रकांत सेन, त्रिवेदी जी, ऐसे सारे लोगों को आरोपी बनाया। तो रोल नंबर सेटिंग में क्या करते थे वो कि जैसे एक व्यक्ति ने फॉर्म भरा तो उसके पास में एक दूसरा व्यक्ति जो उसको क्वेश्चन के आंसर बताता था वो बिठाया जाता था। अब दोनों के रोल नंबर एक ही पेज पर आए, ये व्यवस्था करने के लिए उसको बोलते थे रोल नंबर सेटिंग। और यह व्यवस्था व्यापम के अधिकारियों ने की परीक्षा में, और इस प्रकार से इन 2 परीक्षा नियंत्रक ने की। एक तीसरे प्रकार का प्रकरण जो पकड़ में आया, जिसमें दुग्ध संघ में आया और भर्ती परीक्षा में ज्यादा आया है, ये पीएम की परीक्षा में नहीं आया। तीसरे प्रकार का है कि आंसर शीट को खाली छोड़ देना। इन्होंने जैसे जिसपे पार्टी बनाया, कुछ और लोग थे जो इन्वॉल्व थे, उसमें बीजेपी के कुछ पदाधिकारी भी थे, डॉक्टर मेहता भी थे, ऐसे लोग इन्वॉल्व थे। उसमें ये होता ये सेटिंग करते थे, नितिन महिंद्रा को बोलते थे, उनका नाम उनकी डायरी उसके कंप्यूटर में था। और वो लोग कहने पर जिस आदमी को, व्यक्ति को अभ्यर्थी बोलते उसको कैंडिडेट, जिस अभ्यर्थी को उत्तीर्ण करा होता उसकी आंसर शीट वो आदमी खाली छोड़ देता और खाली छोड़ के आ जाता। फिर जब स्ट्रांग रूप से आंसर शीट बाहर निकलती और जो डायरेक्टर से व्यापक थे उनके रूम में जाकर उस आंसर शीट के अंदर सही उत्तर भर दिए जाते और उस आदमी को सिलेक्ट कर दिया जाता। तो ये घोटाला इसमें भी हुआ। ये घोटाला पीजी परीक्षा के अंदर भी पकड़ में आया, पीजी परीक्षा जिसे एमबीबीएस की पीजी परीक्षा। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के घोटाले व्यापम के अंदर पकड़ में आए। जी चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत संक्षेप में बात समझाई भी सही आपने। और आश्चर्य की बात तो ये है, बल्कि दर्दनाक बात यह है कि 50 लोगों की अभी तक इस पूरे प्रकरण में मौत हो चुकी है, जिसमें कई स्टूडेंट्स भी हैं, उनके पेरेंट्स भी शामिल हैं, कई कर्मचारी हैं। एक लक्ष्मीकांत शर्मा जो मंत्री रहे, जिनका इसमें आरोपी बनाया गया था, उनकी भी जेल में रहने के दौरान मौत भी हो गई। हमारे साथ में मौजूद संजय शुक्ला जी हैं। संजय जी, बतौर एडवोकेट, जब सक्सेना जी बता रहे हैं कि पूरा मामला तो बहुत कांच की तरह साफ है, तो फिर आखिर इतना समय
कानून में क्यों लगता है, क्यों आखिर जांच में इतना 2013 आज मतलब 9 साल हो गए हैं इस पूरे मामले पर, अभी भी कितने और लोगों पर चालान पेश किए जाएंगे पता नहीं है, तो आखिर इतना समय क्यों लगता है? आप बतौर एडवोकेट इसकी बारीकी पर आपसे बात करना चाहिए। शुरुआत वर्ष 2009 के पश्चात जब शुरू हुई तो इसमें जैसा कि पारस जी ने बताया, इंदौर में जो एक कंप्यूटर में डेटा मिला था जिसमें प्रशांत वगैरह ने जो डेटा रिट्रीव किया था, उसके बाद जैसे जैसे जानकारी लगी उसके बाद राज्य शासन भी एक्टिव हुआ, उधर उनकी जो एसटीएफ थी वो भी एक्टिव हुई। जब उसके पहले सीबीआई के पहले इसको एसटीएफ इन्वेस्टिगेट कर रही थी। जी हाँ, एसटीएफ ने हर साल के व्यापम परीक्षा के मामलों की जांच करी तो मालूम चला कि एक एक घोटाला कहीं ना कहीं मिलता जा रहा है। फिर उस जब जानकारी आती है तो एक से एक व्यक्ति जुड़ा रहता है, मालूम चलता है पेरेंट्स ने अपने बच्चे को बिठाया है और उस बच्चे की जगह कोई और व्यक्ति बैठा है जो इम्पर्सोनेशन रहता है। तो जो पर्सनेशन होता है या कोई और एजेंट मिडिलमैन भी होता है इसमें, तो इसमें कैटेगराइजेशन है अपराध का। पेरेंट्स को भी शामिल किया है उन्होंने अपनी जांच में, स्टूडेंट को भी लिया है, जो दूसरा व्यक्ति बैठा है उसको भी लिया है, जो मिडिलमैन है उसको भी लिया है, सबके अपने अपने रोल हैं। अब ये जांच एजेंसी का काम है कि किसको किस आरोप में तय करना है या किसके विरुद्ध क्या आरोप तय करना है। 2015 में ये मेरे द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका लगाई गई थी जो पिटीशन नंबर 372/2015 दैट वाज फाइल्ड बाय मी, शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड सीबीआई। उसके लगभग 9 जुलाई 2015 को जो ऑर्डर हुआ था उसके बाद सीबीआई को ये मामला ट्रांसफर हुआ। तो सीबीआई ने शुरुआती दौर में ही इसमें समय की मांग करी थी क्योंकि मामला बहुत बड़ा हो चुका था और किसी इनोसेंट को नहीं फंसना चाहिए। जहां तक सीबीआई का जांच का मामला है, संभवतः वैसा कोई निर्दोष तो नहीं फंसा है, लेकिन कुछ जो दोषी हैं वो जरूर बच गए हैं। जो दोषी हैं वो जरूर बचे हुए हैं इसमें। बिल्कुल सही कहा। कितने लोग और हैं, क्योंकि 160 लोगों के खिलाफ कल चालान पेश हुआ है, क्या आपको कितना लगता है कितने और लोग इसमें दोषी करार होने हो सकते हैं? 2009 का मामला मेरे पास कोर्ट का मामला है, 2011 का है जिसमें आपके चिरायु हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड अदर को एक्यूज्ड हैं, उसमें 60 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई थी। 2009 में 124 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई थी। ये 160 लोगों के खिलाफ चूंकि करी है, ये जानकारी अभी नहीं आई है कि इन्होंने अभी जांच अपनी जारी रखी है 173(8) में कि अभी इसको कंक्लूड किया है। ये जानकारी अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है जी। जिस आधार पर मैं ये कह सकूं कि अभी कुल आरोपी 160 ही तय किए जाएंगे। हो सकता है अगर जांच जारी रखी है उन्होंने 173(8) तो आरोपी की संख्या और बढ़ सकती है जी और बढ़ सकती है। चलिए, ये आपने तकनीक की बात की, चतरा जी ने बात तकनीकी की, लेकिन इसमें कुछ और मामले, राजनीतिक मामले भी सामने आए। जब उसमें दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बाकायदा एक्सेल शीट जारी की, उसमें कहा कि इस एक्सेल शीट को आप देखिए, मतलब सरकार को दिए, और कहा कि ये वो नाम है जो इसमें शामिल हैं। वो एक्सेल शीट क्या थी और उसमें कौन कौन से नाम शामिल थे, बहरहाल ये तो सामने नहीं आ पाया। और लेकिन इस वक्त नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद। नीलाभ जी, क्या लगता है, क्या कोई राजनीतिक पेज भी इस पर आप देखते हैं इस पूरे व्यापक घोटाले में? मोटी रकम लेकर मुन्ना भाई डॉक्टर बनाने की प्रक्रिया, अच्छा ये तो अभी कुछ 9 साल से पकड़ में आया मामला, पता नहीं कब से चल रहा होगा। 17 साल में भाजपा की सरकार है, ये घोटाला कब से चल रहा होगा। अयोग्य लोगों को योग्य व्यक्तियों की जगह बिठाना, जो बच्चे वर्षों मेहनत करते हैं एक चीज के लिए, पूरा जीवन गुजार देते हैं, उनकी जगह पर अयोग्य व्यक्ति को पैसे का भारी लेन देन करके प्रभाव से उनको बिठा के डॉक्टर बनाने की प्रक्रिया करी जा रही। कितना बड़ा महापाप। इसकी गूंज पूरे देश में गूंजी, प्रदेश शर्मसार हुआ। हमने, कांग्रेस ने इसको मुद्दे प्रमुखता से उठाया, शिवराज जी की सरकार गिरी। इस घोटाले में से सबसे बड़ी बात, उन 50 लोगों की मौत हो गई, ये भी सवाल उठता है। उसके बाद मंत्री जी लक्ष्मी कांत शर्मा जी, वो भी आरोपी थे, उनके सहित 50 लोगों की मौत हो गई, सवाल उठता है। कहीं ना कहीं बचाने की प्रक्रिया। चार्जशीट में भाजपा नेताओं के नाम है, पुलिस कर्मियों के नाम है, बिचौलियों के नाम है। अब देखिए साहब, अब व्यापम का नाम बदलने की प्रक्रिया कवायद शुरू हुई। क्या इससे दाग धुल जाएंगे? क्यों बदलना चाहते हैं व्यापम का नाम? क्या तकलीफ है? निश्चित रूप से आप भ्रमित करना चाहते हैं, नाम बदल के जनता को गुमराह करना चाहते हैं ताकि ये जिन्न वापस बोतल में बंद हो जाए। सरकार की मंशा साफ नहीं है, क्यों बदलना नाम?
क्या बुराई है व्यापम में? जी जी, कर्मचारी चयन बोर्ड, बिल्कुल सही करें, कर्मचारी चयन बोर्ड नाम कर दिया गया। नाम बदलने से क्या कुछ परिवर्तन होगा? हमारे साथ में पीयूष जी मौजूद हैं, पीयूष जोशी, डॉक्टर पीयूष जोशी, जो आप पार्टी से हैं। पीयूष जी, इस पूरे घटनाक्रम को, चूंकि आप तटस्थ रूप से भी देख पा रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम को, इस मध्य प्रदेश के इस पूरे घोटाले को आप किस रूप में देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा घोटाला बहुत आसान बात है? इतना बड़ा घोटाला जब हुआ होगा तो सालों से उसके लिए षड्यंत्र किया जा रहा होगा, क्यों सामने नहीं आ पाया, क्यों सरकार ध्यान नहीं दे? देखिए, इस जो घोटाला है, जो पूरा व्यापम घोटाला है, इसके दो इश्यूज हैं। एक है टेक्निकल इश्यूज, जिसको पारस दादा ने बहुत अच्छे से और बहुत ही संक्षेप में फिर भी विस्तृत तरीके से समझा दिया है। दूसरा है मॉरल इशू। तो जहां तक मॉरल इशू की बात करें तो एक शेर ही याद आता है कि सिर्फ एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ इसी घोटाले के, कि सामने क्यों नहीं आ पाए तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे बताया, चिरायू मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व थे, और जब मुख्यमंत्री को कोविड होता है तो वो कहाँ भर्ती होते हैं, जग जाहिर, और कौन से अस्पताल में भर्ती होते हैं। तो जो घोटाले के आरोपी हैं, उनके अस्पतालों के अंदर हमारे प्रदेश के मुखिया इलाज करवा रहे हैं, तो साफ ही दिखता है कि क्या चल रहा है। अब सीधी सी बात रही, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है, उसके डीन थे शर्मा जी, वो दिल्ली के एक होटल में मदद पाए जाते हैं। साकल्ले साहब जो फॉरेंसिक मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, फॉरेंसिक मेडिसिन का एचओडी वो होता है जिसको हर प्रकार के जहर का जानकारी होती है। करीब 300 से ज्यादा प्रकार के जहरों की जानकारी थी। उसके बाद भी उनकी जो लाश है वो जली हुई अवस्था में पाई गई और कहा गया कि इन्होंने सुसाइड कर लिया है आत्मदाह करके। तो वो इतना पेनफुल तरीका ढूंढते हैं, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढता है जिसको पेनलेस डेथ के बारे में पूरी जानकारी है। तो ऐसे लोग, नम्रता डामोर की लाश जो है वो रेल की पटरी पर पाई जाती है, उस बच्ची की, जो उस घोटाले में आरोपी भी थी, और येट इसके खिलाफ में उसने एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा करके रखा था। तो ये मॉरल इश्यूज हैं, ये मॉरल इश्यूज हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और ये परमिशन इतनी लेट क्यों हुई? बार बार 2013 में बहुत ज्यादा तरीके से, एक तरीके से जिन्न बाहर निकला था। घोटाला उसके पहले से चल रहा है, आप और मैं सब जानते हैं। पर 2013 से लेकर 2021 इसलिए हुआ क्योंकि जो एमपी गवर्नमेंट है उसने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, व्यापम के परीक्षा नियंत्रक, इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। ये मुकदमा चलाने की अनुमति मिली है दिसंबर 2021 में, और अभी हम आज आप और हम बैठे हैं फरवरी 2022 में। और वो भी अनुमति कब दी गई? जब सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा गया कि इनके खिलाफ, जो कि मुख्य आरोपी हैं एक तरीके से डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और परीक्षा नियंत्रक व्यापम के, इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए, तब जाके मध्य प्रदेश सरकार अनुमति देती है। तो ये बात तो सीधी सीधी है। और मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने जरूर एक्सेल शीट जारी की, पर 1 साल इनकी सरकार थी और इस व्यापम के घोटाले के लिए इन्होंने बोला था कि हम त्वरित कार्रवाई करेंगे, और साल भर तक वो त्वरित कार्रवाई कितनी तीव्रता से हुई ये हम सब देख चुके हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है साहब, एक बड़ी मॉडल डिबेट इसके ऊपर है। टेक्निकल डिबेट तो जो हम ऐसे इस प्रकार के कई घोटाले देख चुके हैं, भ्रष्टाचार भयानक, हर सरकार डूबी हुई है भ्रष्टाचार में। ये मॉरल डिबेट सबसे ज्यादा है। आज इसमें इतने लोगों की मृत्यु हो गई और समाज चुप बैठा है। समाज के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। आपके बच्चों जो तैयारियां कर रहे हैं, जो दिन रात पढ़ रहे हैं, मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं, और एक प्री मेडिकल टेस्ट जैसी परीक्षा क्लियर करने के लिए क्या लगता है, कितनी तैयारी लगती है, ये हम सब जानते हैं। और प्रीपीजी के लिए हम लोगों ने कितनी पढ़ाई की वो भी हम जानते हैं। और रोल नंबर सेटिंग से जिस तरीके से प्रीपीजी घोटाला होता है, ये होता है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती घोटाला होता है, आयु सीमा हटा दी, फिजिकल टेस्टिंग की अनिवार्यता हटा दी जाती है। तो ये बहुत दुखद है, समाज को जानना बहुत आवश्यक है इस चीज के अंदर। जी बिल्कुल। जी जी जी, पारस जी जानना चाहूंगा, पारस सटोरिया साहब, इस दरमियान अगर हम आगे की बात करें, इस वक्त वो डॉक्टर्स जो इलीगली डॉक्टर बना दिए गए, जो अयोग्य थे, किस तरह का आघात, किस तरह का डैमेज जो है वो लोगों को हुआ है, लोगों के स्वास्थ्य को हुआ है? क्या लगता है आपको कि वो डॉक्टर्स जो गलत तरीके डॉक्टर बन गए, क्या वो आज भी काम कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उसका नुकसान क्या हो रहा है समाज को? देखिए, बहुत ही रोचक बात है। आपने डॉक्टर आप संजय जी साहब ने भी कही, अभी पीयूष जी ने कही, और सभी लोगों ने कही है। इसमें बहुत बड़ी रोचक बात यह है कि जो लोग फर्जी डॉक्टर बने थे उन सबको बचाने का प्रयास शासन स्तर पर हुआ है। और इसमें जो सबसे बड़ा कारण, जब संजय जी बात बता रहे थे, बहुत निर्णय लाया है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, कि 2009-2011 की जो घटना बताते घोटाले की, अभी सरकार ने ये सारे केस को नस्तीबद्ध कर दिया। 2007 से लेकर 2011 के व्यापम घोटाले के जो चालान पेश किए थे, उन सारे प्रकरणों को अभी उन्होंने नस्तीबद्ध कर दिया। और नस्तीबद्ध करने के लिए उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने एक सर्कुलर इशू किया, लेटर इशू किया 1277,
1/8/2019 को, उसमें कहा कि अगर किसी के पास किसी अपराध में संपुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिले तो आप उस प्रकरण को खत्म करें। अब उन्होंने कहा कि संपुष्टिकारक साक्ष्य नहीं थे तो फिर चालान कैसे पेश हुआ, उन पे प्रकरण कैसे दर्ज हुआ। अब उन्होंने ये बताने को तैयार नहीं, सरकार विधानसभा में कई साथियों ने प्रश्न लगाया कि भाई संपुष्टिकारक साक्ष्य से तात्पर्य क्या है। अगर संपुष्टिकारक साक्ष्य नहीं थे तो 2012 का 2013 का प्रकरण सीबीआई ने चालान पेश क्यों किया, जो 160 लोगों का चालान पेश किया, यह तो सेकेंडरी चालान है, पूरक चालान है। पहले वाले चालान में 2013 का जो सीबीआई ने पेश किया उसको 437 को आरोपी बनाए। अभी 2012 का चालान सीबीआई ने जो पेश किया उसमें 669 लोगों को उन्होंने आरोपी बनाया, उसमें सब संख्या दी उन्होंने कौन स्टूडेंट है। और इसी प्रकार से सारे जो काम हो रहे उसमें अब जो आपको रोचक बात पंकज जी बताना चाहता हूँ, जो आपका प्रश्न था कि परीक्षा में क्या हुआ, जो फर्जी डॉक्टर थे उन सारे फर्जी डॉक्टर की जब हमने यूनिवर्सिटी से तलाश की तो उन फर्जी डॉक्टर को डिग्री दे दी गई और उनकी डिग्री निरस्त नहीं की। आज तक एक भी फर्जी डॉक्टर की डिग्री निरस्त नहीं की और वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं अभी भी। दूसरा 2007 से लेकर 2011 और डीबेट परीक्षा का जो घोटाला हुआ उसके जो फर्जी डॉक्टर पाए गए थे उनको उन्होंने कॉलेज से निकालकर उनको परीक्षा में बैठने की उनकी पात्रता को निरस्त नहीं किया, उनको परीक्षा में बैठने दिया, उनको सिलेक्ट होने दिया, उनको भी डिग्री दे दी। और उसके पीछे चिकित्सक के आधार का तर्क यह है कि अभी इसके लिए कोई स्पष्ट आर्डर नहीं आया है कि इनको हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए। फिर अभी आदरणीय डॉक्टर सोनी साहब ने कहा कि चिरायु मेडिकल कॉलेज के अंदर भर्ती होते हैं। हाँ डॉक्टर साहब बहुत सही बात है, हमारे शिवराज सिंह जी भर्ती ही नहीं होते हैं। ये जानकर भी हम सभी आश्चर्य करेंगे कि चिरायु मेडिकल कॉलेज को कोरोना इलाज के नाम पे 2020 और 21 में 353 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 300 का भुगतान उसे फिक्स चार्जेस और रेवेरिएबल चार्जेस कोरोना के नाम पे उसे भुगतान किया और वहां पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भर्ती होते हैं। अब इसमें एक और गंभीर पारस जी मेरी आवाज पहुंच रही है। सवाल ये है कि क्या वो डॉक्टर्स, आपने कहा कि वो डॉक्टर्स अभी भी काम कर रहे हैं, आश्चर्य की बात यही है। समाज देखिए घोटाला हो चुका है, जो हो गया उस पर जांच चल रही है, लेकिन समाज इस वक्त भी क्या उस दंश को झेल रहा है। संजय शुक्ला जी, वो डॉक्टर्स जो इस वक्त अभी फर्जी डॉक्टर्स के रूप में काम कर रहे हैं, क्या उस पर कोई प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? क्या उस मामले में कोई आपने अपील की है? उन डॉक्टर्स का क्या किया जाए? डिग्री है उसको निरस्त करने का अधिकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को है, इस पर अभी हमने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है कोर्ट में। जहां तक उनके प्रैक्टिस का सवाल है, वो अभी भी कई अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, चिरायु हॉस्पिटल में भी कर रहे हैं, इंदौर में भी कर रहे हैं और कई ग्वालियर में भी कर रहे हैं। और कई स्टूडेंट जो ग्वालियर में जीआर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के थे वो आज सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में भी है, कई लोग मेरे संपर्क में भी हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर्स भी बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स गलत थे। देखिए कई बार क्या होता है, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना और एक बच्चे का टैलेंट होना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। वंस द स्टूडेंट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, इट इज नाउ देयर एफर्ट्स, वो कैसे कोप अप करता है, कैसे पढ़ता है, कितना क्या सीखता है जी। तो ये नहीं कह सकते कि हर बच्चा मूर्ख है और हर बच्चा इंटेलिजेंट है। ये एग्जामिनेशन और स्टूडेंट की काबिलियत पर निर्भर करता है। अभी कई स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे अच्छे अस्पतालों में काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर बने हुए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जी 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 जी। चलिए तो खास देखिए अहम मुद्दा यही था कि व्यापम का चूंकि घोटाला हुआ था 2013 में, उसके बाद में लगातार काम हो रहा है। आपने कहा कि 2021 में परमिशन दी गई उन पर चार्जशीट जारी करने की। बहरहाल अब मामला सीबीआई के हाथ में है, सीबीआई उस पर काम कर रही है। 160 लोगों पर कल ही चालान पेश भी किया गया है और भी कई मामले आए हैं जो हो चुका है, उस पर काम हो रहा है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज में वो डॉक्टर जो अनाधिकृत रूप से जो सक्षम नहीं है, जो परफेक्ट नहीं है, कैपेबल नहीं है, वो भी यदि काम कर रहे हैं तो इस वक्त समाज किस तरह का दंश झेल रहा है और किस तरह से इलाज कर रहा होगा। हम फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं व्यापम के इन घोटालों पर, लेकिन जब हम इसकी असलियत पर जाते हैं तो और ज्यादा भयावहता सामने आती है। बहरहाल इस पर हम लगातार बातचीत करते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि व्यापम में आखिर क्या अपडेट हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो है आप हम सबसे जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद, हमारे दर्शकों तक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुक्रिया।